नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये समय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विसंगतियों का समय है, और शक इसमें भी कोई नहीं है कि यह युवाओं के जूझने और संघर्ष करने का समय है। जब मैं जूझने और संघर्ष करने की बात कर रहा हूं, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तमाम व्यवस्थागत विसंगतियों से आप लोग आवाज म्यूट कर दिया करें जब मैं बोलने लगूं, या जब आप लोग बोलने लगे तो अनम्यूट कर दिया करेंगे। तमाम व्यवस्थागत परिवर्तनों से जूझते हुए रचनारत रहने की जो संघर्ष धर्मिता है, वो सही मायनों में युवाओं के लिए एक परीक्षा की घड़ी तो है ही। परीक्षा की घड़ी पर आप लोग कह सकते हैं कि इतना ज्यादा दबाव युवाओं पर नहीं आया है, लेकिन ये युवाओं के अभिव्यक्ति और उनके अंदाज से पता चलता है कि वे कुछ हद तक दबाव में तो हैं। फिलहाल दबाव में ही सृजन होता है और दबाव में ही सौंदर्य निखर करके आता है। आप जितने समस्याओं में उलझे होंगे, आप की रचना धर्मिता उतनी अच्छी और जनोन्मुखी होगी। और चेहरे की जो कांति है, चेहरे की जो कांति है, सौंदर्य है, जो वो सही मायने में कहें तो व्यस्तताओं में ही झलकती है। आप फ्री रहते हैं तो वो रुतबा चेहरे में नहीं झलकती, और आप व्यस्त रहते हैं तो आपका सौंदर्य दोगुना हो जाता है। तो बहुत ज्यादा उन रचनाकारों के बारे में न बताते हुए मैं आप सबको इनका संक्षिप्त परिचय दूंगा और उसके बाद इन्हें एक एक करके आमंत्रित करूंगा रचना पाठ के लिए। दोस्तों, मेरे सामने इस समय 5 युवा रचनाकार हैं जो कब पदार्पण किए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अधिकांश अभी 2-3 महीने पहले मेरी निगाह में आए और आज उनको मैं आप सबके सामने लेकर आया। इसमें यशराज जी हैं, यशराज जी, और ये पांचों विद्यार्थी हैं और हमारे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हैं। तो यशराज जी हैं, यशराज जी कला संकाय के विद्यार्थी हैं और अच्छी कविताएं लिख रहे हैं आजकल। पिछले वर्ष से ही इनसे परिचय रहा है। दूसरे रचनाकार हैं रोहित कुमार बिष्ट जी। आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र हैं और हिंदी में रचनारत हैं। ये मायने रखता है कि अंग्रेजी, जहां सब कुछ अंग्रेजी के जरिए होता हो, वहां रचनाकार अगर हिंदी में सृजन कर रहा है तो उसको हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। तीसरी स्थिति में हमारे अनूप शुक्ला जी हैं। युवा हैं, उत्साही हैं, निबंध की दुनिया में भी काम कर रहे हैं, स्तंभ भी लिख रहे हैं और समकालीन समस्याओं पर अच्छा काम कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। आप भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, तो
अनूप जी, आपका भी स्वागत है। और चौथी स्थिति पे नवीन प्रताप सिंह जी हैं। आप भी लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र हैं और कहानियां गजब लिखते हैं। एक ही कहानी इन्होंने सुनाई मुझे, जो आज आप सबके सामने ये उसको प्रस्तुत करेंगे और मुझे लगता है कि आप लोग उसको अ, पसंद करेंगे। अमर दीक्षित जी हैं हमारे सामने, युवा है और बेहतरीन कविताएं लिख रहे हैं, अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। उनकी कविताओं का मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसक हूँ। तो ये 5 कवि हमारे सामने हैं और ये पांचों कवि एकदम उत्साहित हैं आपसे संवाद करने के लिए। अब मैं चाहूंगा कि अपनी संक्षिप्त रचनात्मक परिचय के साथ आप अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। चारों कवि कविता पाठ करेंगे, जबकि नवीन प्रताप सिंह कहानी का पाठ करेंगे। तो सबसे पहले मैं अमर दीक्षित को आमंत्रित करता हूं। अमर दीक्षित जी, आप आइए और संक्षिप्त रचनात्मक परिचय देते हुए अपनी कविताओं का पाठ करिए। अमर जी। जी, धन्यवाद सर। आज पहली बार अनिल सर के छत्रछाया में इस मंच के माध्यम से मैं अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ एक पंक्तियाँ राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर जो मैंने लिखी हैं उनको सुनाता हूँ। आज उसके बाद आप उसके बाद आपको एक गजल सुनाऊंगा। कविताओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ एक पंक्तियाँ राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर जो मैंने लिखी उनको सुनाता हूँ। आज उसके बाद आपको एक गजल सुनाऊंगा। कविताओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ एक पंक्तियाँ राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर उनको सुनाता हूँ। और उसके बाद आप एक करने जा रहा हूँ। सरगम सज के आज मेरी अन्य अन्य सभी अपनी आवाज को म्यूट कर लें। अन्य सभी अपनी आवाज को म्यूट कर लें। अमर, आपकी आवाज में थोड़ी समस्या आ रही, बाकी सभी अपनी आवाज को म्यूट कर लें। अन्य अन्य सभी अपनी आवाज को म्यूट कर लें। अन्य सभी अपनी आवाज को म्यूट कर लें। माफ कीजिएगा, जरा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। अमर, आप सुनाओ, ठीक है। अभी सर मेरी आवाज? जी सर। सरगम सज के आज मेरी
वाणी के गीत हैं, सरगम सज के आज मेरी वाणी के गीत हैं, वतन की मोहब्बत के जो सच्चे मुरीद हैं, अपने स्वरों से करता हूँ मैं उनकी वंदना, लेके तिरंगा हाथ हो जो शहीद हैं, लेके तिरंगा हाथ हो जो शहीद हैं। अगली पंक्तियां कहूंगा तो उसमें एक शब्द आएगा रकीब। रकीब का मतलब है कि जैसे मैं भी चाहता हूँ, जैसे आप भी चाहते हैं, तो हम दोनों आपस में रकीब हो गए। तो पढ़ रहा हूँ, आप लोग शब्दों को, उनके भावों को समझिएगा। इस गुलसिता की मिट्टी से इतना करीब हो, मुझसे भी प्यारा मुझको मेरा रकीब हो, मुझको मेरे ईमान का बस इतना हक मिले, क्या बात। कफन के वास्ते मुझे तिरंगा नसीब हो। जीवन में अपनी प्रेम कहानी लिए हुए, जीवन में अपनी प्रेम कहानी लिए हुए, कोशों है दूर हमसे जवानी लिए हुए। अब अगली पंक्तियों में आप विजुलाइज कीजिएगा। कोशों है हमसे दूर जवानी लिए हुए, बैठा है सीना तान के सरहद पे आज वो, क्या बात। हाथों में पत्र आंख में पानी लिए हुए, हाथों में पत्र आंख में पानी लिए हुए। अब हमारी भारतीय सेना के जवानों का क्या रूप है वो आप देखिए। दिनों को लगे राम शाह कृपाल आ गया, दिनों को लगे राम शाह कृपाल आ गया, माँ बोले मेरा कान्हा मेरा लाल आ गया, भोला है भोला है हर एक वीर पर हुंकार जब भरे, दुश्मन को लगे जैसे महाकाल आ गया, दुश्मन को लगे जैसे महाकाल आ गया, यूं ही नहीं मिली है हवा, यूं ही नहीं मिली है हवा इत्मीनान की, बोली लगाई है किसी ने अपने जान की, जय घोष गूंजता यहाँ चारों दिशाओं में, सनातन पवित्र है कथा हिंदुस्तान की। इसके बाद मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी गजल की, जो मैं, मुझे लगता है कि अब तक मैंने सर्वश्रेष्ठ लिखा है, तो वो सुनाता हूँ आपको। मैं मैं धर्म के चोचले से अपना ईमान उठा लाया, मैं धर्म के चोचले से अपना ईमान उठा लाया, मैंने मूर्तियां वहीं छोड़ दी और अपना भगवान उठा, मैंने मूर्तियां वहीं छोड़ दी और अपना भगवान उठा लाया, जहां क्या बात। चुनाव आया, जहां जहां चुनाव आया मजहब और वतन की सरपरस्ती का, जहां चुनाव आया मजहब और वतन की सरपरस्ती का, मैं गीता को नमन करके संविधान उठा लाया, मैं गीता को नमन करके संविधान उठा लाया, परंपराओं वाह की भाई वाह, गीता बेड़ियों को में, नमन करके संविधान उठा लाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परंपराओं की हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम, बार चेक करो अपना।
आवाज कट रही है एकदम से। जी 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 सर हाँ, अभी। अब ठीक है, अब ठीक है, बोलो। तो मैं लीक से अपने सत्य की परिपाटी उठा लाया और घर को महकाने के इस लिए मैं कविता को इत्र के फिर से बदले। पढ़ो अमर। अमर, इस कविता को फिर से पढ़ो आप। जी अच्छा सर, अच्छा सर, मैं पढ़ देता हूँ कि मैं धर्म के चोचले से, मैं धर्म के चोचले से अपना ईमान उठा लाया। मैंने मूर्तियां वहीं छोड़ दी और अपना भगवान उठा लाया। जहां बात आई मजहब, जब चुनाव आया मजहब और वतन की सरपरस्ती का, मैं गीता को नमन करके संविधान उठा लाया और संविधान उठा लाया। परंपराओं की बेड़ियों, परंपराओं की बेड़ियों में कहीं भीष्म न बन जाऊं, परंपराओं की बेड़ियों में कहीं भीष्म न बन जाऊं। मैं लीक से अपने सत्य की परिपाटी उठा लाया। घर को महकाने के लिए, घर को महकाने के लिए मैं इत्र के बदले अपने गांव के खेत की माटी उठा लाया। अपने गांव की खेत की माटी उठा लाया। अगली पंक्तियां आज के जो परिवेश में जो घटना घट रही हैं उससे है कि लोगों ने कहा कि बोतलों की कैद में, बोतलों की कैद में, बोतलों की कैद में डूबी है सारी दुनिया। बोतलों की कैद में जहां डूबी सारी दुनिया, मैं डूबने को हाथ में गंगा जल उठा लाया। मैं डूबने को हाथ में गंगा जल उठा लाया। वो बोले, वो बोले, वो वो बोले जिंदगी जीना है तो चैन करो तलवार का। वो बोले जिंदगी जीना है तो चैन करो तलवार का। मैं निरा अकेला कृष्ण की बंसी उठा लाया। और इंसानों की इतनी नस्लों में, इंसानों की इतनी नस्लों में तेरा नाम भी होता अमर, तेरा नाम भी होता अमर। तो खुशकिस्मत था जो लकब से अपना नाम उठा ला। जी, इसी के साथ मैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत देता हूँ सर और को सुनाओ, और फिर सुनाओ, से। एक कविता और सुनाओ। और सुनाइए अमर जी, एक अच्छा जी, कविता और सुनाइए। हाँ हाँ, अच्छा सुनाइए। जी। तो मैं सुनाता हूँ। अगली पंक्तियां जो हैं वो फिर से, अब जब राष्ट्र भक्ति की सुना रहा हूँ तो उसी में और सुना देता हूँ कुछ जो हमारे सैनिकों के की भाषा है, जो उनके दिल की व्यथा है वो सुना देता हूँ। ये तिरंगा शिखर पे धर आऊं, फर्ज अपना मैं पूरा कर आऊं। देखो तो न निकले नयन से कहीं, देखो आंसू न निकले नयन से कहीं। जब तिरंगे में लिपटा मैं घर आऊं, ये तिरंगा शिखर पे धर आऊं। अपने अपने दिल में मुझे छिपा लेना, अपने दिल। आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपने दिल में मुझे सजा लेना, अपने दिल में मुझे छिपा लेना। मुझको आयत में तुम सजा लेना,
मेरी धरती मुझे जो बुलाए कभी, मुझको हंसते हुए विदा देना। और वाह भाई वाह। सैनिकों लोग सैनिकों से मांगते हैं कि क्या तुमने कमाया और क्या रह जाता है, क्या उनका जीवन क्या मोल है। उसको 4 लाइनों में कहता हूँ। पल दो पल की ही ये जिंदगानी है, बड़ी करुणा भरी कहानी है। लो तुम्हें सौंपता हूँ मैं देश मेरा, यही अंतिम मेरी निशानी है, यही अंतिम मेरी निशानी है। और आखिरी बंद है कि अपना जीवन की परवाह किए बिना जो हमारे लिए हर समय तैयार रहते हैं, उनके लिए क्या उनके दिल की बात है, अगले दिन का उनके लिए क्या उम्मीद रहती है, वो है कि किससे ताउम्र कम नहीं होंगे, कैसे कह दूं कि गम नहीं होंगे। जश्न जीत का होगा हर एक मोड़ पर, सब तो होंगे मगर हम नहीं होंगे, सब तो होंगे मगर हम नहीं होंगे। बहुत ही शानदार। धन्यवाद जी। सुंदर अमर जी, बहुत सुंदर, और धन्यवाद आपको। अब धन्यवाद आप सर। अन्य कवियों को भी और उनका हौसला जी सर। अफजाई करें। अब हमारे जी सर। नए रचनाकार के रूप में रोहित कुमार बिष्ट जी आ रहे हैं। रोहित बिष्ट जी, आप आइए और अपनी कविताओं की प्रस्तुति दीजिए। रोहित बिष्ट जी। प्रणाम। प्रणाम आप सबको। मेरा नाम रोहित कुमार है और आवाज 9वीं बहुत कम कक्षा आ से रही है मेरी रोहित, हिंदी में ये ईयरफोन उतार दो अपना चाहो तो। देख हाँ। क्या? प्रणाम, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं कक्षा 9वीं से ही हिंदी में बड़ी रुचि थी मेरी। और कहीं हमारे स्कूल में 11वीं 12वीं में हिंदी का विकल्प नहीं था और मेरा काफी मन था कि अभी नहीं तो कम से कम एक बार कॉलेज में हिंदी जरूर लूंगा। और तभी से मैं कविताएं भी लिखता था। तो हाल ही इसी लॉकडाउन में मैंने 2 कविताएं लिखी हैं, एक गीता से प्रेरित होके। तो सबसे पहले मैं आपको वो गीता से प्रेरित होकर जो कविता लिखी है वो सुनाऊंगा। गीता का यह सार है, गीता का यह सार है, अहंकार से हारी मानवता हर बार है, हर किसी पे मरने मारने का भूत सवार है, गीता का यह सार है। कर्तव्य कर तू अपने, पूरे कर सारे सपने, आवश्यक नहीं फल तुझे मिले हर बार है, गीता का यह सार है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम कहता ये संसार है, सत्य से बढ़कर नहीं कोई हथियार है, कर्म कर सदा कहता ये हर बार है, गीता का ये सार है, गीता का ये सार है। जन्म नाश मतभेद कुछ नहीं, जन्म नाश मतभेद कुछ नहीं, भीतर सब निराकार है, अग्नि वायु अस्त्र शस्त्र ना मार सका हथियार है, भय क्रोध आसक्ति ये सब भौतिक जगत आहार है, गीता का यह सार है। भक्ति संग सत्कर्म कर, भक्ति संग सत्कर्म कर, जीवन तभी साकार है, पाप पुण्य इस जगत की लीला, अकर्म मोक्ष का द्वार है, राम कृष्ण सब एक ही ईश्वर, राम कृष्ण सब एक ही ईश्वर, अलग अलग अवतार है, गीता का यह सार है, गीता का यह सार है। वाह। ये कविता मैंने इस गीता से प्रेरित होकर लिखी थी। आशा करता हूं आपको पसंद आई हो। एक कविता और थी जो कि इस लॉकडाउन कोरोना की स्थिति में मैंने लिखी थी, तो वो कुछ इस प्रकार है। समय है ये महाप्रलय का, समय है ये महाप्रलय का,
दुख पीड़ा और महाभय का। चतुर्दिशा फैली महामारी, चतुर्दिशा फैली महामारी, मानव से देखो मानवता हारी। बंदी हुए सब कक्ष में अपने, बंदी हुए सब कक्ष में अपने, छाया है एकांत, सोच रहे अब कैसे जिए जीवन ये अधिकांश। क्रूर कर्म कर दीन धर्म कर, क्रूर कर्म कर दीन धर्म कर, प्रकृति से बल पाया है। आज देखो काल चक्र भी कर्मों का लेखा लाया है। हीन कर रहे जीवों का जीवन, हीन कर रहे जीवों का जीवन, नियम किए सभी भंग। अब खेल रही प्रलय की होली प्रकृति तेरे संग। विष डालकर एक दूजे पर, विष डालकर एक दूजे पर, अमृत खुद ही पाना है। इस वधवंश की अग्नि में तुम सबको जल जाना है, तुम सबको जल जाना है। सब देखेंगे दृश्य विलय का, समय है ये महाप्रलय का। कुछ भी ना अब थम सकता, कुछ भी ना अब थम सकता, होना है प्रतिकार। त्रोड़ घृणा की जंजीरों को खोलो प्रेम के द्वार। शरण करेगी सृष्टि सारी, हम सब जब मिल जाएंगे। अश्रु स्वेद और रक्त से सींचो, प्रगति पुष्प भी खिल जाएंगे। समय नहीं कि तुम चुप बैठो, समय नहीं कि तुम चुप बैठो, खोना मत अधिकार। हाथ जोड़कर मंत्र बोलकर रोक लो ये प्रतिकार। समय है आपातकाल का, बल बुद्धि तकनीकी जाल का। समय है आपातकाल का, बल बुद्धि तकनीकी जाल का। युद्ध है ये परम अणु से, युद्ध है ये परम अणु से, ना कि पर्वत और कणों से। सब करेंगे नारा विजय का, समय है ये महाप्रलय का, समय है ये महाप्रलय का। समय है अब कूद पड़ो सब, समय है अब कूद पड़ो सब, मिलकर देश बढ़ाना है। धर्म संप्रदा भेद भाव को दीवारों में चुनवाना है। एकांत नहीं ये तप अग्नि है, एकांत नहीं ये तप अग्नि है, इसमें हमको जलना है। तरकीबों से तकनीकों से नए विश्व में ढलना है। लक्ष्य साध कर कार्य बांट कर, लक्ष्य साध कर कार्य बांट कर, होना है प्रचंड। बुद्धिजीवी से कृष्ण नीति से होंगे पुनः अखंड। समय जानकर धर्म मानकर सर्वश्रेष्ठ बढ़ जाना है। मन में ठान कर योग ध्यान कर, मन में ध्यान कर योग ध्यान कर, उत्तम बन के दिखाना है। नाश करेंगे मंद बुद्धि का, व्यापार भी बढ़ाना है। साथ मिलकर हम सबको ये देश महान बनाना है। अब आलिंगन होगा तेरी विजय का, समय निकल चुका महाप्रलय का, समय निकल चुका महाप्रलय का। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत सुंदर। रोहित, और सुनाना चाहो तो एक कविता और सुना सकते हो? जी नहीं सर, अभी आज के लिए दो ही, अगर सुनाना चाहो आज के लिए दो ही काफी हैं। चलिए, स्टार रचनाकार हैं आप। और अब हम आपको लेके चलते हैं नवीन प्रताप जी के पास, और नवीन प्रताप जी एक कहानी सुनाएंगे। नवीन जी, स्वागत है आपका। कहानी का शीर्षक बताते हुए और अपनी रचना प्रवृत्ति को बताते हुए आप कहानी सुनाएंगे। स्वागत है। जी सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मित्रों का और सर का, जिन्होंने मुझे एक माध्यम दिया अपनी रचनाओं को प्रकट करने का। मेरी कहानी का शीर्षक है पिंजरा। ये कहानी बनारस शहर पे आधारित है और हमारी मानव सभ्यता को दर्शाती है कि हम किस प्रकार अपने वृद्धों का और जो हमसे बूढ़े लोग हैं उनके प्रति आचरण रखते हैं और उनकी मानव समाज में क्या स्थिति है। तो कहानी इस प्रकार है। बनारस शहर का अपना एक अलग ही दर्जा है। यहाँ की गलियाँ भी अपने लोगों को पहचानती हैं, आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करती हैं। जीवन के हर एक रंग यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सुबह की लालिमा से शुरू होने वाला सफ़र रात के सन्नाटे में ख़त्म होता है। ये गलियाँ किसी में भेद नहीं करती, न हिंदू में, न मुसलमान में, न गरीब में, न धनवान में। हिंदू संस्कृति की वाटिकाएं पूरे शहर में फैली हैं और ये वाटिकाएं लोगों को
वर्षों से जोड़े रखने में निसंदेह सबसे आगे रही हैं। भीड़ से घिरे होने पर भी ये वाटिकाएं स्वच्छंदता की अनुभूति कराने में माहिर हैं, और यही विशेषता इनको सबसे भिन्न बनाती है। इस भीड़ से थोड़ी दूर एक पिछड़े इलाके में मनोहर का टूटा सा घर है। ईंटों की जगह मिट्टी दिखाई पड़ती है। ऊपर लकड़ी के दो बड़े बड़े गुद्दे दिख रहे हैं, जिन पर एक काली पन्नी पड़ी है। बाहर एक पुराना सा रिक्शा खड़ा है। मनोहर की पत्नी रामवती एक पुरानी चारपाई पर लेटी है। बराबर में एक मिट्टी का घड़ा रखा है। एक बेटा था दोनों का, जो तरुण होकर कहीं और रहने लगा। दोनों कई वर्षों से अकेले रहते हैं। रामवती 1 वर्ष पहले अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी है। मन ही मन में अपने भाग्य को कोसती है। अगर मनोहर ना होता तो कब का मर चुकी होती, किंतु अपने बूढ़े पति का सहारा बनी है। कम से कम उससे बातें तो कर लेती है। मनोहर की भी उम्र हो चुकी है। आंखों से ज्यादा दिखाई नहीं देता। चेहरा झुर्रियों से काला पड़ चुका है। हाथ लकड़ी की तरह सूखकर पतले हो चुके हैं। उनमें अब बिल्कुल भी सत नहीं बचा है, मानो दोनों अपनी अंतिम अवस्था में हों। किंतु भूख तो अवस्था नहीं देखती, वो तो लगती ही है। 2 समय का खाना खाने के लिए मनोहर रिक्शा चलाता है। उसको अपने रिक्शे से उतना ही लगाव है जितना कि बाबा भारती को उनके घोड़े से, और हो भी क्यों ना, बरसों से यही तो उनके पेट को पालता हुआ आ रहा है। जून की सुबह है। सूरज अपनी लतारूपी किरणों को बिखेरना शुरू कर चुका है। थोड़ी ही देर में ये मीठी किरणें तीखे तेवर दिखाना शुरू कर देंगी। रास्ते में थोड़ी चहल पहल शुरू हो चुकी है। रामवती रोज की तरह चारपाई पर लेटी है। मनोहर की तबीयत आज ठीक नहीं लगती। रात से खांसी आ रही थी। सुबह उठकर देखा तो खून के कुछ कतरे भी दिखाई दिए। डरना तो मनोहर बहुत पहले ही भूल चुका था। अब तो बस रामवती के लिए ही जीवित है, और रामवती उसके लिए। रिक्शा चलाने की अवस्था ना होते हुए भी उसने जाने की तैयारी शुरू की। एक पुराने से काले पतीले में चाय बनाई। दूध लेने के लिए सामने की एक झोंपड़ी में गया। सामने की झोंपड़ी में रतन रहता है। उम्र 70 के आसपास प्रतीत होती है। रतन के पास एक बकरी है। इससे उसके चाय पानी का काम हो जाता है, और निश्चित ही मनोहर का भी। दोनों एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। अब रामवती ठीक है ना? मनोहर रतन ने दूध गिलास में भरते हुए पूछा। हाँ, लू चाट गई थी, खैर अब ठीक है, मनोहर ने कांपते हाथों से गिलास लेते हुए कहा। वापस आकर मनोहर ने चाय में दूध डाला और दोनों हाथों से रामवती को पीठ के बल उठाया। आज जल्दी आ जाऊंगा, थोड़ी तबीयत बिगड़ी सी लग रही है। रात की चटनी और रोटी रखे देता हूँ खाट के नीचे। चाय का गिलास हाथ में थमाते हुए मनोहर ने रामवती से कहा। ये वो समय होता है जब मनोहर और रामवती दोनों स्वयं को टूटा हुआ महसूस करते हैं। ये कुछ घंटे की दूरियां दोनों के लिए सदियों जैसी गुजरती हैं। तुम भी बांध लो 2 रोटी, किसका मुंह ताकोगे? रामवती ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, बांध ली हैं, अब जा रहा हूँ। मनोहर के जाते हुए कदमों की आवाज रामवती के हृदय को चीर देती है। रिक्शे के हिलने की आवाज उसको बिखेर देती है। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें रोज ही निकल आती हैं। अपने वर्तमान को कोसते हुए बेटे को याद करती है। कहाँ चला गया पता नहीं। क्या इतनी भी समझदारी नहीं कि बूढ़े माँ बाप का हाल पूछ ले? इससे अच्छा तो मार कर चला जाता, कम से कम फंद छूट जाता। रामवती मन महसूस कर रह जाती है। उसका हृदय दुख से फट रहा है, किंतु किसी से कहने का सामर्थ्य नहीं, या कहें कोई सुनने वाला ही नहीं है। बहुत हुए उसके जेल के दिन, अब वो जाना चाहती है। किसी पंछी की पिंजरे से उड़ जाने में ही भलाई है, किंतु बार बार मनोहर का ख्याल उसको रोक लेता है। मनोहर से रिक्शा चलाना मुश्किल हो रहा था, किंतु तब भी किसी तरह जंक्शन के बाहर जाकर खड़ा हो गया। धूप सिर का पसीना पैरों तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर चुकी है। मनोहर को अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। बार बार अपने पसीने को मैले अंगोछे से पोंछकर बाहर आते लोगों को देखकर उसका चेहरा खिल जाता है। जल्दी से पास जाकर पूछता है, कहाँ जाना है भैया? भैया भाभी का हाथ पकड़कर मनोहर को हटाते हुए निकल जाते हैं। मनोहर के चेहरे की लाली दुख का रूप धारण कर लेती है, किंतु ये पहली दफा तो नहीं है। रोज वो इंतजार करता है,
और उसको सवारी भी मिलती हैं और वो आज भी इंतजार करेगा। इतने लोग जंक्शन से निकल रहे हैं, किसी को तो इस बूढ़े पर तरस आएगा। अचानक नए कपड़े पहने 2 लड़कों को बातें करते हुए अपनी तरफ आते हुए देखता है। ज़्यादातर सवारी ऑटो ले लेती हैं सड़क पर आने से पहले ही, लेकिन इनको अपनी तरफ आता देख मनोहर के चेहरे की लालिमा फिर से वापस आ गई। तेज तेज कदमों से उनके पास गया। भैया, कहाँ जाना है आपको? किंतु दोनों नवयुवक स्वयं को सभ्य एवं शिक्षित समाज का हिस्सा मानते थे। अंग्रेजी में बात करते हुए निकले जा रहे थे। मनोहर और 2 कदम उनके पीछे चला और फिर से पूछा, भैया बताओ तो मैं पहुंचा दूंगा। किंतु भैया के लिए उसको जवाब देना उनकी पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध था, तो भैया बिना कोई जवाब दिए ऐसे ही चले गए जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। अब मनोहर की तबीयत और खराब होती जा रही थी और ऊपर से ये तेज लुएं। उसके पैरों में बिल्कुल भी सत ना रहा। दोनों पैरों पर नीचे बैठ गया और स्वयं के भाग्य को कोसने लगा। मुझ बुढ़े को कोई लेकर भी क्यों जाएगा? शरीर भी जवाब दे चुका है। जब अपना बेटा ही अपना ना हुआ तो इनको क्या दोष मानूं? सहसा मनोहर के कान पर एक आवाज पड़ी, विश्वनाथ मंदिर चलोगे क्या? मनोहर ने ऊपर देखा तो एक नवयुवक अपनी महिला मित्र के साथ खड़ा था। आंखों पर काला चश्मा, हाथ में महंगी घड़ी और काले बूट किसी अच्छे घर के प्रतीत होते हैं। जरूर चलूंगा भैया, मनोहर ने खुश होकर जवाब दिया। कितने लोगे? नवयुवक ने तेज आवाज में पूछा। 50 रुपए दे देना, मनोहर ने जवाब दिया। 50 सुनते ही मानो उसको कुछ चुभ गया हो। 40 से 1 पैसा ज्यादा ना दूंगा बाबा। चलना है तो चलो वरना और भी हैं। मरता क्या ना करता। मनोहर मान गया। शायद आज इसके बाद एक भी सवारी ना मिले। रिक्शे पर उनको बिठा कर ले जाने लगा। किंतु कुछ मिनट चलने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। वो रुकना चाहता था, आराम चाहता था, किंतु शाम को घर आटा भी ले जाना है और वो आराम से नहीं आएगा। उसके लिए तो पैसे ही चाहिए। मनोहर मन को कठिन करके पैर चलाता रहा। बाबा थोड़ा जल्दी चलो, गर्मी नहीं दिख रही क्या? नवयुवक ने झल्लाते हुए कहा। मैंने कहा ही था कि ऑटो से चलते हैं, इनके नखरे बहुत होते हैं, युवती ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मनोहर चुप सुनते हुए पैरों की रफ्तार बढ़ाता है, किंतु जब शरीर ही साथ छोड़ रहा हो तो आत्मशक्ति क्या ही करेगी। अब मनोहर लड़खड़ाने लगा। नवयुवक ने चिल्लाते हुए रुकने को कहा, किंतु मनोहर स्वयं को सामान्य करने की कोशिश करते हुए चलता रहा। इस बार मनोहर गिरते गिरते बचा। नवयुवक ने जोर से चिल्लाया और मनोहर को धमकाकर रोकने को कहा। मनोहर बिखर चुका था। उसकी आंखों से उसका टूटना प्रतीत हो रहा था। उसके सब्र का बांध टूट गया। जो ही वो जोड़ा मनोहर को कोसते हुए वहां से निकला, मनोहर की आंखों से पानी गिरने लगा। ज्वर तीव्र होता जा रहा था और मनोहर धूप में मूर्छित होने के बिल्कुल समीप था। वह स्वयं को इस संसार में अकेला ही पा रहा था। इस सभ्य समाज को क्या ही फर्क पड़ेगा एक बूढ़े के रहने या ना रहने से। उसकी आंखों से उसकी मजबूरियों और दुखों का ज्वार अब फूट रहा था। मुंह पसीने से लथपथ, आंखों पर अंधेरा और अंत में बस रामवती को याद कर रहा था। कैसे रहेगी वो अकेली इस निष्ठुर दुनिया में? उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पड़ा हूँ और शायद उठ भी पाऊंगा या नहीं। मनोहर अपने अंत को पास आते देख रहा था, किंतु रामवती का चेहरा बार बार उसकी आंखों में आता और ओझल होता। जब तक सभ्य समाज के लोगों का ध्यान उस वृद्ध की तरफ जाता, तब तक देर हो चुकी थी। मनोहर इस निष्ठुर संसार से विदा ले चुका था। पिंजड़े रूपी कैद खाने के जोड़े से एक पंछी जा चुका है, किंतु दूसरे पंछी का क्या? रामवती सारी दोपहर मनोहर का इंतजार करती रही। आज उसने रोटी का एक टुकड़ा भी ना छुआ। दोपहर बीती। रामवती की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अब सूरज विदा लेने लगा। मस्जिद की अजान भी आवाज आने लगी, किंतु मनोहर ना आया। रामवती का हृदय अब फट रहा था। अनहोनी की आशंका हो रही थी, किंतु भगवान में ध्यान लगाते हुए उसने थोड़ा और इंतजार किया। अब सूरज भी विदा ले चुका है और तारे टिमटिमाने लगे हैं। अब रामवती की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी स्वयं को कोसती, कभी भाग्य को। आखिर ढूंढने जाए भी तो जाए कहाँ, कैसे जाए? एक अंधी बुढ़िया कहाँ कहाँ ढूंढेगी।
परमात्मा का कलेजा ना फटा ये दृश्य देखकर। तारे और चंद्रमा दोनों रामवती के तिल तिल मरने के साक्षी बन रहे थे। रामवती बिलखते हुए चारपाई के नीचे उतरी और खिचरते हुए बाहर आई। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई उसकी सिसकियां सुनने वाला नहीं। रोते हुए कुछ कदम इधर खिसकती, कुछ कदम उधर। करती भी क्या, अब उसको इस सभ्य संसार का हिस्सा नहीं बनना था। रात के दूसरे पहर तक रामवती के अंग निश्चल हो गए। तीसरे पहर तक आते आते रामवती मूर्छित हो गई, मानो रात ने उसको भी अपने आगोश में ले लिया हो। सुबह हो चुकी है। आज मनोहर रतन से दूध लेने नहीं आया। रतन स्वयं एक गिलास में दूध करके ले जाता है और रामवती को मृत पाता है। दोनों पंछी अब उड़ चुके हैं। इस सभ्य समाज को उनके जाने से कोई फर्क नहीं है। रोज की तरह आज भी सुबह होगी, दोपहर होगी, लोग चलते रहेंगे। कौन रामवती और मनोहर थे किसी को नहीं पता, किंतु दोनों अब जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वापस इस सभ्य समाज में आने की अब उनकी अभिलाषा नहीं रही होगी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर अमर। नवीन, बहुत सुंदर। आज के दौर में जब अक्सर लोग ये कहते हो कि अच्छी कहानियां राइटर नहीं लिख रहे हैं, और ये भी एक सच है कि जब अक्सर कथाकार अपनी सफलता का सूत्र महज देह वर्णन में ही मान लिया, सौंदर्य वासना के दिग्दर्शन, वासना के दलदल और सौंदर्य के दिग्दर्शन को ही जब सफलता का पैमाना मान लिया, ऐसे समय में निहायत ही युवा रचनाकार के द्वारा इतने गंभीर विषय पर कलम चलाना हमें इतना तो बताता ही है कि सरोकार से जुड़े हुए लोग जो हैं, जिनके अंदर गांव है, जिनके अंदर महानगर और गांव की विसंगतियां बार बार उनकी आंखें खोल रही है, वो लोग लिजलिजी किस्म की भावुकता और देह जैसी स्थितियों में अटक जाना उस ऐसे युवा में नहीं दिखाई देती। और यही वजह है कि कहानी हो चाहे कविता हो, उसका भविष्य हर समय युवाओं में दिखाई देता है। उन युवाओं में जो लाभ और लोभ के चक्कर में नहीं है। अब नवीन को जहां तक मैं जानता हूं, जब इसने ये कहानी सुनाई मुझे क्लास में ही, और कहानी सुनने के बाद मैंने ये कहानी मंगाया भी, और मंगवाने के बाद एक दो पत्रिका में भेज भी दिया हूं। अब पत्रिकाएं छापे या ना छापे ये अलग मुद्दा है, लेकिन जो रचनात्मक ईमानदारी है और जो परिवेशगत विसंगतियों का अंकन है, वो अपनी तरह से नायाब है, जिसे हम सबको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये उन बड़े लेखकों पर भी एक अच्छा के लिए भी एक अच्छा आईना है, जो सही परिदृश्य पर लेखन बंद करके नाम इनाम के लिए कहीं देह दर्शन करा रहे हैं तो कहीं जिस्म दर्शन करा रहे हैं। तो अच्छा लगा ये, इस कहानी का आना वैसे ही अच्छा लगा जैसे तमाम जिस्म फरोशी वाली स्थितियों को ले आने वाली फिल्मों के बीच बागबान का आना था। उसी तरीके से इस कहानी का आना भी अच्छा लगा अमर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सृजनरत रहे। तो आइए अब हम आपको एक और युवा कवि से मिलाते हैं, जिसका नाम है अनूप शुक्ला। अनूप शुक्ला जी, आप आइए और अपने संक्षिप्त परिचय के साथ अपनी कविताएं प्रस्तुत करिए। अनूप शुक्ला। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने हम लोगों को एक ऐसा माध्यम दिया जिससे हम लोग अपने आवाज थोड़ी कम आ रही है अनूप, आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा या तो और आगे हो जाओ। हाँ हेलो सर। अब ठीक है अनूप। सर सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने हम जैसे युवाओं
को एक माध्यम दिया कि अपनी रचनाओं को सभी के सामने प्रदर्शित किया जाए, सभी के सामने रखा जाए और उसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अभी मैं इसी के साथ सभी अपने साथियों को भी बारंबार प्रणाम करता हूं कि वो हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए, हम लोग के साथ मिले ताकि इस कार्यक्रम को संपन्न कर सके। मैं अपने इस कार्यक्रम में एक कविता के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहूंगा। जैसे कि हमें पता है कि कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा लिया गया एक अनुचित फैसला, जिसमें सबसे ज्यादा निम्न वर्गीय लोगों का एक पलायन जो था, ये मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश के कई हमारे साथी, हमारे गांव घर के लोग दूसरे कई शहरों या प्रदेशों में काम करते हैं, उनका पलायन जो एक बहुत दुखपूर्ण घटना थी। कई परिवार अपने नन्हे बच्चों के साथ सैकड़ों मील का रास्ता पैदल तय करना प्रारंभ किए। कुछ तो मंजिल तक पहुंचे, पर कुछ मंजिल से पहले ही जग छोड़ दिए। एक कविता के माध्यम से पीड़ा को बयां करता हूं और कविता का शीर्षक जो नाम दिया है, जीवन कोरी कल्पना है। जीवन कोरी कल्पना इसलिए नाम दिया है कि जीवन में हम लोग जो भी कर रहे हैं, जीवन में जो भी कर रहे हैं, एक न एक दिन जरूरी नहीं कि हमें, जैसे कि हमारे पूर्वज या हमारे गुरुजन ने बताया है, ये हमें पता भी है कि कुछ ना लेके कुछ आए हैं, ना लेके कुछ लेकर कुछ जाना है। बस उसी के माध्यम से जीवन कोरी कल्पना एक कविता आपके लिए प्रदर्शित करता हूँ। ये कैसी विपदा है आई, ये कैसी विपदा है आई, लौटने लगे हैं कारवा भी, जड़ों से उखड़े पत्ते भी, फिर चल पड़े हैं बागवा भी। पर सड़कों पर निकले ये लोग, सियासत क्या समझें क्या जाने, मीलों चल चुके हैं फिर भी नजर नहीं आते हैं ठिकाने। एक चलती फिरती दुनिया से अचानक अकेले से लगते हैं, हालातों के पतझड़ में सारे घबराए से लगते हैं। हालातों के पतझड़ में सारे घबराए से लगते हैं। इन सूनी पथरी राहों पर पसरी है केवल खामोशी, पत्थर हो चुकी इन आंखों में पथरा चुकी है बेबसी। इन सूनी पथरी राहों पर पसरी है केवल खामोशी, पत्थर हो चुकी इन आंखों में पथरा चुकी है बेबसी। चलते हैं जब साथ हम, मन में लाख बातें चलती हैं, उमड़ उमड़ कर पूरी जिंदगी अधूरी कहानी सी लगती है। कंधों पर बैठी बेटी सो गई है मुंह दाब कर, कल रात वीडियो वीडियो ऑन कर कल लो। रात कल रात में खाया था खाली लटका झोला निहार कर। कंधों पर बैठी बेटी सो गई है मुंह दाब कर, कल रात में खाया था खाली लटका झोला निहार कर। पहाड़ सा पिता अब टूटने सा लगा है, सांसों का छिरा कोई छूटने सा लगा है। शाम ढल गई है हजारों कोस चलना है, यही नियति मजबूत की है कि जीवन कोरी कल्पना है, जीवन कोरी कल्पना है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार में। बहुत अच्छा लोग, बहुत अच्छा। और सुनाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो अगले कवि के पास चलें। नहीं सर, एक और कविता है। आज सुबह ही ऐसे बैठे थे, सुबह सुबह तो लिखा है। तो सुना दीजिए फिर। जी सर, एक मिनट। कविता नहीं है सर, बस ऐसे एक छोटा सा लेख टाइप का है। लेख भी नहीं है, कविता भी कह सकते हैं कि जरा मुस्कुरा के देखें दुनिया हंसती नजर आएगी, सुबह सैर करके तो देखें सेहत ठीक हो जाएगी। जरा मुस्कुरा के देखें दुनिया हंसती नजर आएगी, सुबह सैर करके तो देखें सेहत ठीक हो जाएगी। व्यसन छोड़ के तो देखें इज्जत बन जाएगी, खर्च घटा कर तो देखें अच्छी नींद आएगी। मेहनत करके तो देखें पैसे की तंगी चली जाएगी, संसार की अच्छाई तो देखें बुराई भाग जाएगी। ईश्वर का ध्यान करके तो देखें उलझन दूर हो जाएगी, माता पिता की बात मानकर तो देखें जिंदगी संवर जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। बढ़िया। अब मैं चलता हूँ, हम चलते हैं एक नए कवि के पास, यशराज सिंह हैं। यशराज जी, आप आइए और अपनी कविताएं, अपना संक्षिप्त रचनात्मक परिचय देते हुए अपनी कविताएं प्रस्तुत करिए। यशराज जी।
सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरुजी के चरणों में सादर थोड़ा सा प्रणाम आवाज करता तेज हूँ कर लीजिए, थोड़ी आवाज तेज कर एवं लीजिए। अब आ रही है हाँ सर आ आवाज? रही है, लेकिन हल्की आ रही है। अब हाँ ठीक है। लगभग ठीक है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ एवं हमारे जो तमाम सह कवि है जो इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सुना रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इन तमाम रचनाकारों के बीच में अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर आपकी प्रेरणा से मैंने कुछ गजलें जो आपने मुझे सिखाई थी, कुछ नज्म जो आपने सिखाई थी, उसमें से मैं 3 गजल यहाँ चुन के लाया हूँ। इसमें तो मैं आपकी आज्ञा से वो सभी श्रोताओं और सह कवियों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। शुरू करें, शुरू करें। पहली गजल है कि तस्वीर खुदा इस कदर ढूंढता हूँ, कि तस्वीर खुदा इस कदर ढूंढता हूँ, मैं बेजान भटकती रूहों में बशर ढूंढता हूँ, मैं बेजान थोड़ी भटकती आवाज रूहों कम में है, थोड़ी आवाज कम है यशराज, थोड़ी आवाज कम है। हाँ हाँ, अब ठीक है सर, एकदम पास ले आया हूँ। हाँ अब ठीक है। जी सर। कि तस्वीर खुदा इस कदर ढूंढता हूँ, कि तस्वीर खुदा इस कदर ढूंढता हूँ, मैं बेजान भटकती रूहों में बशर ढूंढता हूँ, इंसान में इंसान होने का असर ढूंढता हूँ, इंसान में इंसान होने का असर ढूंढता हूँ, लगता है कोई शमा बेनजर ढूंढता हूँ, हुई कड़वाहट की आदत रवानी को, इस माहौल में हुई कड़वाहट की आदत रवानी को, जिंदा रहने के लिए अब मैं जहर ढूंढता हूँ, जिंदा रहने के लिए अब मैं जहर ढूंढता हूँ, इन तन्हा गुमनाम अंधेरों में, इन तन्हा गुमनाम अंधेरों में फिर वही रोशन शहर ढूंढता हूँ, फिर वही रोशन शहर ढूंढता हूँ। और इसका आखिरी शेर है कि फिर हवाएं वही बेफिक्र ढूंढता हूँ, फिर हवाएं वही बेफिक्र ढूंढता हूँ, जो जाता था ख्वाहिशों मंजिल की तरफ, जो जाता था ख्वाहिशों मंजिल की तरफ, वो ही भटका हुआ रहे गुजर ढूंढता, वो ही भटका हुआ रहे गुजर ढूंढता। ये गजल लिखी थी सर आपकी प्रेरणा से मैंने। अब आपकी इजाजत से एक दूसरी गजल, जो मतलब मैंने 4 महीने में बहुत ही कम गजल में लिख पाया हूँ, क्योंकि आपसे दूर हुआ तो एक वो जो एनर्जी रहती है वो बहुत ही मतलब एनर्जी का एक प्रभाव नहीं बन पाता है लिखने का। आप जो पास में रहते थे रोज रोज आपको सुनाता रहता था। हाँ दूसरी गजल सुनाइए। जी जी सर, बस ये अगले पेज पे निकाल रहा हूँ। सर एक दिन यूनिवर्सिटी में थे हम, रात का समय था, कमरे में अकेले थे अभी आने से पहले, और बहुत मतलब बारिश हो रही थी उस वक्त फरवरी में। तो तब मैंने ये लिखी थी एक नज्म कि कहर ढाती रही शब भर, कहर ढाती रही शब भर, बिजलियां कड़कड़ाती रही शब भर, कि हमें डराती रही शब भर, हमें डराती रही शब भर, बिजलियां कड़कड़ाती रही शब भर, वो उजड़ी हुई बहारें, वो उजड़ी हुई बहारें, याद आती रही शब भर, याद आती रही शब भर, क्या हुई बात है, बरसात क्या। जो, जी जी शुक्रिया शुक्रिया, हुई बरसात जो, बारिश भी बहुत भारी हुई थी उस रात को, हुई तो बरसात प्रेमिका जो। भी याद आई थी कि नहीं? जी सर। प्रेमिकाएं भी याद आई थी क्या?
नहीं नहीं सर, उन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गए। अच्छा, कि हाँ, हुई मैं तो भूल बरसात गया, जो संन्यास ले चुके। ठीक ठीक ठीक, ठीक है यार, शुरू कर। हुई हुई बरसात जो हमें सताती रही शब भर, हुई बरसात जो हमें सताती रही शब भर, कुछ बीती हुई बातों का असर था, कुछ बीती हुई बातों का असर था, निगाहें अश्क बहाती रही शब भर, निगाहें वाह, अश्क बहाती रही शब भर। कि एहसास से वस्ल सा हुआ इस फुहार से, एहसास से वस्ल सा हुआ इस फुहार से, और बिछड़न रुलाती रही शब भर, और क्या बिछड़न रुलाती रही शब भर। कि पैमाना कलम से जो बादाए गम छलके, क्या पैमाना कलम से जो बादाए गम छलके, वो नश्तर के दिल दुखाती रही शब भर, वो नश्तर के दिल दुखाती रही शब भर। और क्या दबी दबी सी कुछ ख्वाहिशें भी सुलग गई मौसम की आंधी में, दबी ये दबी दबी हुई सी कुछ ख्वाहिशें क्या थी? ख्वाहिशें, हजारों ये ख्वाहिशें थी दबी सर, हुई ख्वाहिशें क्या थी यशराज जी? हजारों ख्वाहिशें थी सर, गालिब साहब ने ऐसा कहा था ना। हम्म, कि दबी दबी सी ख्वाहिशें भी सुलग गई मौसम की आंधी में, वो आतिश के जिगर जलाती रही शब भर, वो आतिश के कहाँ चले गए? हाँ हाँ, ठीक है, ये सुनाओ इसका सुनाओ। जो आखिरी शेर है कि जी, मैंने तो चाहा था सुलझाना शराज, लेकिन तेरी सूरज जगाती रही शब भर, क्या बात है, क्या लेकिन तेरी सूरज जगाती रही शब भर। ये गजल थी। और आपकी आज्ञा हो बहुत तो कुछ बढ़िया और भाई, सुनाओ बहुत सर। बढ़िया। एक धन्यवाद और भाई। सुना दो, जो भी सुना दो, एक और सुना दीजिए, कुछ भी सुना जी दीजिए। जी, ये अनुभव था सर जब अभी घर में रहना पड़ा था एकदम से आके, हम तो आए थे कि बस 15 दिन की छुट्टी है, वापस से आ जाएंगे अपनी जगह। लेकिन जब हम्म, घर आए तो वो कुछ पीड़ा बहुत असहनीय हो गई घर पे रहने की, तो मैंने उस पे लिखा था। फेसबुक खोल लो। हाँ, होता जिंदा में तो मजा होता, जिंदा मुर्दू में जेल को कहते हैं, जेल को। तो होता जिंदा में तो मजा होता, क्यों कैद मकान सुनाई मुझको, होता जिंदा में तो मजा होता, क्यों कैद मकान सुनाई मुझको, देते जहर तो क्यों ना लेता, देते जहर तो क्यों ना लेता, अहले जमाना दे क्यों दवाई मुझको, अहले जमाना दे क्यों दवाई मुझको, करे मजलिस वाह वाह तो क्या, करे मजलिस वाह वाह तो क्या, लगे बयान दर्द गम रुबाई मुझको, लगे बयान दर्द गम रुबाई मुझको। और अब क्यों हाल पूछते हो, है फायदा क्या, अब क्यों हाल पूछते हो, है फायदा क्या, दिया नेशे अजाब जो दी जुदाई मुझको, दिया नेशे अजाब जो दी जुदाई मुझको। और इसका आखिरी शेर है कि तो तेरी दोजक से भी ठुकराया हुआ हूं, ये ईश्वर के लिए है, कि तेरी दोजक से भी ठुकराया हुआ हूं मैं, क्या लिखा है, कजा दे यारब तेरी खुदाई मुझको, तेरी दोजक से भी, तेरी दोजक से भी ठुकराया हुआ हूं मैं, कजा दे यारब तेरी खुदाई मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सुना और यहाँ आमंत्रित किया। और बहुत ही सुंदर। आप सबका मदन कश्यप की एक कविता सुनाता हूँ आप सबको। जी जी सर, बिल्कुल। अभी आज ही मेरे पास आई है चल करके। मदन कश्यप जी की एक कविता है, कविता है और वो ठीक कोरोना समय की स्थिति को बयान करती है। और इस कविता के बाद ही मैं कार्यक्रम को भी समाप्त करना चाहूंगा आप सबकी उपस्थिति में। तो मदन कश्यप जी की एक कविता है कि उसको सुनिए आप लोग। नदी भी है और गांव भी है,
नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। वाह वाह। इसको सुनिए और कोरोना समय की विसंगतियों को परखिए। नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग एक शीतल स्पर्श का पाठ कहीं खो गया है। हाँ, एक शीतल स्पर्श का पाठ कहीं खो गया है। लहरें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, सघन छायाएं भी वृक्ष की हैं। खाटें बिछी हैं, नावें बंधी हैं। खाटें बिछी हैं, नावें बंधी हैं, बस हलचल जीवन की कहीं दूर दूर तक नहीं है। बिना जिसके समय का ठाट कहीं खो गया है। बिना जिसके समय का ठाट कहीं खो गया है। नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। बस घाट कहीं खो गया है। और ये हकीकत है कि इस समय हम लोग घाट की अनुपस्थिति में महज नदियों में तैर रहे हैं, किनारा नहीं मिल रहा है। इस कोरोना ने इतना भयंकर मंजर ला दिया है, घाट नहीं मिल रहा है। बाकी सब कुछ है, नावें भी हैं, खाटें भी बिछी हैं, गांव भी है, बगीचा भी है, रिश्ते भी है, नाते भी है, सब कुछ है, लेकिन घाट खो गया है। और हम सब उस घाट को ही ढूंढ रहे हैं। हम जितने भी रचनाकार हैं, हम सबका एक ही प्रयास है कि वो घाट मिल जाए, जहां हम लोग किनारे लग जाएं, जहां तमाम लोग किनारे लग जाएं, जहां तमाम तैर रहे लोग किनारे लग जाएं, जहां तमाम भटक रहे लोग किनारे लग जाएं, जहां तमाम गायब हो चुके लोग किनारे लग जाएं। और जब लोग घाट पा जाएंगे तो सोचो कि वह बस्ती कितनी सुंदरता से भरी होगी। उस बस्ती में कितना कुछ होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि सब कुछ तो पहले ही उपलब्ध है, बस घाट खो गया है। तो हम सब अपने अपने स्तर पर उस घाट को खोते रहें, ढूंढते रहें, खोते नहीं रहें, ढूंढते रहें। और क्योंकि हम सबको एक ही घाट पर, एक ही घाट की तलाश है, और वह है कि मानव जीवन कैसे सुंदर बना रहे, समाज कैसे स्वच्छ और समतापूर्ण दृष्टि से सार्थक बना रहे। और ये सारे घाट अगर मिल जाते हैं तो हम में से कोई भी नदियों में डूबेगा नहीं, नदियों में बिखरेगा नहीं, नदियों में तैरेगा नहीं, बल्कि अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर तमाम सुख सुविधाओं का उपभोग करेगा। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, अच्छा लगा आप सबका आना, अच्छा लगा आप सबका बोलना, अच्छा लगा आप सबका इस साहित्यिक आवाज का हिस्सा होना। अच्छा लगेगा जब आप लिखते रहेंगे, अच्छा रहेगा जब आप बोलते रहेंगे, अच्छा लगेगा जब आप दिखते रहेंगे। आप लिखते रहेंगे तो आप बोलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे तो आप दिखते रहेंगे, आप दिखते रहेंगे तो आपके जीवित होने का एहसास बना रहेगा। ध्यान रहे, इसमें से एक भी खोया तो फिर आपका कोई अस्तित्व इस संसार में नहीं है। नौकरी नौकरी तो दुनिया पा जाती है, पेट पूट तो दुनिया पा जाती है, लेकिन घाट, घाट जो खोया हुआ है उसको ढूंढने की जो तरतीबें हैं वो आप रचनाकारों के पास हैं। और आप वैसे भी आ, हम आप, क्योंकि मैं भी उसी पायदान पर हूँ जहाँ आप हैं, तो हम सब उस घाट के राही, घाट के अन्वेषी हैं।
एक ही राह के पथिक हैं, चलते रहो ना। अंतिम पंक्तियों में कहूँ तो महादेव वर्मा की ये गीत की पंक्तियां हैं कि चिर सजग आंखें उन्हें आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो अच्छा लगा